अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून 2021, लाइक इट्स 28 जून एंड 2021 डेट है आज की। और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर कहीं पे आपको कुछ मिस्टेक नज़र आए या आपको इसके अंदर कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आए या आपको लगे कि ये चीज़ कुछ इससे ज़्यादा बेहतर की जा सकती थी या इससे ज़्यादा बेहतर कही जा सकती थी या फिर इससे ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ प्रेजेंट की जा सकती थी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं अपना तारुफ़ आप लोगों से करवाता जाऊँ। मेरा नाम मोहम्मद कदीर सईद है। मैं यूएई में रहता हूँ। लगभग तकरीबन 13-14 साल से मैं यहाँ पे यूएई में हूँ। यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ में मैं काम कर चुका हूँ। ज़्यादातर जिसमें गवर्नमेंट की कंपनीज़ ही हैं, जिनके साथ मैंने यहाँ पे काम किया है। बुनियादी तौर पे मैं आईटी के शोबे से मुंसलिक हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अभी सिस्टम एनालिसिस की तरफ मैं ज़्यादा माहिर हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा माहिर हूँ। तो ये मेरी रूटीन थी। काफ़ी अरसे से एक ही चीज़ चल रही है, आईटी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, इंटरनेट, सर्विसेज, ई सर्विसेज, और ये सब कुछ चल रहा था। दिखने में तो ये चीज़ें काफ़ी बड़ी लगती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हैं भी, जिसके अंदर आपको ये फ़ील होता है कि आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि यार हमारा मुल्क पाकिस्तान बने। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली तो हमने यहाँ पे आके ट्राई किया और यहीं के होके रह गए हैं अभी तक। तो ये चीज़ चल रही थी। तो प्रोफेशन मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था स्टार्ट में, और डेवलपमेंट, और यहाँ से जो है ना चलना शुरू किया। गवर्नमेंट की डिफरेंट एंटिटीज़ के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। मैं इसको ज़्यादा फॉर्मल नहीं बनाऊँगा पहली वीडियो को, क्योंकि ये मेरा कोई सीवी नहीं है जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पे जो है मेरा आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों को अपने बारे में बताना और आप लोगों से आपके बारे में पूछना, यही मेरा बुनियादी तौर पे मकसद है। तो आपको कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर से जाननी हो तो आप मज़ीद कमेंट्स करके मेरे मेरे से आप पूछ सकते हैं, या अपने बारे में आपने बताना हो तो आप लाज़मी अपने बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब आप लोग, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो का मकसद क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं, तो कदीर क्यों? तो जी, मैं खुद काफ़ी अरसे से इसी चीज़ की तगोदो में था, क्योंकि एक ही लाइफ टेक्नोलॉजी, और जैसे मैंने आपको सब कुछ वो पहले बताया है, जिसका मकसद कुछ अपनी पजीराई करवाना नहीं था, जिसका बुनियादी तौर पे मकसद सिर्फ ये था कि एक रूटीन लाइफ चल रही थी। तो काफ़ी अरसे से ये सोचा जा रहा था कि यार कुछ तब्दीली आनी चाहिए इसके अंदर ना, अब यानी कि कुछ एक हटके होना चाहिए इसके अंदर। तो काफ़ी अरसे से मैं ये सोच रहा था, तो एक दिन जो है बस ऐसे ही बैठे हुए दिल में ख़्याल आया मेरे, कल ही बल्कि, अपने भाई के साथ मिलके, कि यार कुछ जो है ना यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर किया जाए। अब क्या किया जाए, ये एक अलहदा से सवाल था। तो एक ना अपनी नेचर होती है, मैं जैसे अपने आप को मैं आप लोगों के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके अंदर तजस्सुस होता है। वो चाहते हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नई नई चीज़ें हम सीखते रहें, नई नई चीज़ों का हमें पता चलता रहे। अब इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। पहले नंबर के ऊपर तो ये होती है कि यार मेरी मालूमात में हमेशा इजाफ़ा रहे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं कहीं पे भी अगर दोस्तों के अंदर बैठा हूँ, किसी टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ कहने के लिए, कुछ मेरे पास फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। और जो तीसरी वजह होती है वो तजस्सुस होता है इंसान का, कि हमेशा जो है ना, वो जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ ना कुछ मैं सीखता रहूँ। इसी तजस्सुस को मेंटेन करते हुए फिर मैंने सोचा कि यार हम ना एक नया चैनल बनाते हैं, और उस चैनल से जो है ना, जो चीज़ें हमें लगता है कि यार हम दिमाग में सोचते हैं, या जो चीज़ें मैं सोचता हूँ, या मैं जो चीज़ें कहना चाहता हूँ, या मैं जो चीज़ें ढूँढना चाहता हूँ, क्यों ना वो चीज़ें मैं तलाश करूँ और वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ उसके बाद। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, एक चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे चीज़ों के बारे में पता लगे, क्या चीज़ कहाँ पे काम कर रही है, कैसे काम करती हैं, और नई से नई इन्फॉर्मेशन या दिलचस्प जो हक़ाइक़ हैं, जो मैं जिनको देख के, जिनको सुन के, या जिनको समझ के मैं महज़ूज़ होता हूँ, जिनसे आई लाइक टू एन्जॉय देम, तो क्यों ना मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो डेफ़िनेटली आप भी, काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को पसंद करते होंगे। तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें जो मुझे पता लगती हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी उनके साथ आप उनसे मुस्तफ़ीद हों, आप उनसे फ़ायदा उठाएँ, या कम से कम आप लोगों के तक वो चीज़ें पहुँचें। वो चीज़ें जो
मेरे तक पहुँची हैं, जो मुझे अच्छी लगी हैं और वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो जी इस चैनल का नाम हमने दीरी टीवी रखा है। टीवी जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है ना, वो एक समझ लीजिए कि फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने रख दिया। ये टीवी नहीं होगा, बिल्कुल इनफॉर्मल सी चीज़ होगी, जिसमें आप लोगों के साथ हम हकाइक डिफरेंट किस्म के प्रेजेंट किया करेंगे, शेयर करेंगे, और ये दिलचस्प मालूमात आपके पास जो है वो हम पहुँचाते रहेंगे। शुरू में ये वीडियो शायद थोड़ी सी इनफ्रीक्वेंट हों, क्योंकि मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नई चीज़ है। बेशक मेरा टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन ज़्यादातर मेरा टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक़ है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और ये यूट्यूब को यूज़ करना आप मेरे से शायद ज़्यादा समझते हों। तो दीदी टीवी का नाम रखने के पीछे जो है ना, वो एक इटसेल्फ जो है वो एक स्टोरी है। छोटी सी है, आप लोगों को यानी यकीनन अच्छी लगेगी। तो बात ये है कि मेरा जो नाम है, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद कदीर सईद है, और कदीर की वजह से जो मेरे छोटे भाई थे, सबसे छोटे हबीबुल्लाह, वो मुझे दीदी कहते थे प्यार से ना, दीदी भाई कहते थे। तो मैंने सोचा यार कि आप सब लोग भी मेरे छोटे भाइयों की तरह होंगे, बहनें हैं मेरी छोटी, तो जो एक ताल्लुक़ मेरा अपने भाइयों के साथ है, जो मेरा ताल्लुक़ एक अपनी बहनों के साथ है, वही ताल्लुक़ मैं आप लोगों के साथ मेंटेन करना चाहता हूँ। आप लोग बिल्कुल मेरे लिए ऐसे ही होंगे जैसे मेरे छोटे भाई हैं, जैसे मेरी छोटी बहनें हैं। जो बड़े मुझसे होंगे एज में, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह होंगे। तो जो मेरे से छोटे होंगे वो मुझे प्यार से दीदी कहेंगे, जो मेरे से बड़े होंगे वो मुझे शफ़क़त से दीदी कहेंगे। तो दीदी टीवी का जो असल था वो बुनियादी तौर पे यही वजह थी ये नाम रखने की, कि मेरा निक नेम है, आप मुझे दीदी भाई कहेंगे मैसेजेस के अंदर, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों को के साथ एक जो एक ताल्लुक़ होता है दिली तौर के ऊपर भी, उसे मुझे आप लोगों के साथ कायम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसके साथ। अब इस चैनल के अंदर हम करेंगे क्या? इस चैनल के अंदर आम तौर पे हम डिफरेंट किस्म के हक़ाइक़ शेयर करेंगे। मसलन मतलब दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी कौन हैं, या मतलब ज़मीन के अंदर अगर हमारे कोई ख़ज़ाने छुपे हुए हैं तो वो कहाँ पे हैं? कौन से मुल्क हैं जहाँ पे कौन से ज़्यादा रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं? दुनिया के अंदर सबसे जो अमीर तरीन लोग हैं वो कौन हैं? उन अमीर तरीन लोगों का लाइफ़स्टाइल कैसा है? कैसी उनके पास गाड़ियाँ हैं? कैसे उनके पास घर हैं? एक मिडल क्लास आदमी मेरे जैसा, आपके जैसा, जो ये सोचता है कि उनकी लाइफ़ कैसी होगी, हम वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के रैंडम फैक्ट्स होंगे जो हम यहाँ पे आप लोगों के पास लेके आएँगे, और मुख्तलिफ़ किस्म की दिलचस्प मालूमात होंगी जो आप लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगी, जिनसे आप महज़ूज़ होंगे। समझ लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट के साथ मिला के मैं आप लोगों के लिए इंफोटेनमेंट टाइप की कुछ जो है ना मालूमात लेके आऊँगा, जिसके साथ आपको एंटरटेनमेंट भी मिले। आप फ्री टाइम के अंदर रिलैक्स होकर अपना यूट्यूब का चैनल ऐसे खोल लें मेरा, और आप वीडियो बाय वीडियो देखते जाएँ, आप उनसे महज़ूज़ होंगे। फ्री टाइम के अंदर आप रिलैक्स करेंगे। ये रिलैक्सेशन वीडियो के तौर पे भी आप इनको देख सकते हैं। डिफरेंट किस्म के हक़ाइक़ होंगे जो आप लोग जानेंगे। इसके अलावा जो लग्ज़री आइटम्स हैं, महंगी तरीन कारें कौन-सी हैं, सबसे तेज़ तरीन गाड़ी कौन-सी है, या मसलन स्पेस के बारे में मालूमात हो सकती हैं इसके अंदर। क्योंकि एक इंसान की ना क्यूरियोसिटी है कि ज़मीन के ऊपर तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई हैं, तो अब क्यों ना स्पेस के बारे में भी हमें पता हो। आपने अक्सर लोगों को जी माज़रत चाहता हूँ। अक्सर आपने जो है वो मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर, या आपने ख़बरों के अंदर स्पेस के बारे में जो है वो अल्फ़ाज़ सुने होंगे। तो मरीख़ क्या है, मरीख़ कहाँ पे है, ज़मीन से मरीख़ का फ़ासला कितना है, ज़मीन के ऊपर हमारी ख़ला के अंदर हमारे दूसरे जो सैयारे हैं, क्या उनके अंदर दूसरी मखलूक़ात भी हैं? तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। और डिफरेंट मुल्कों के बारे में, जैसे पाकिस्तान के बारे में। इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पे दुबई के अंदर हम रहते हैं, तो इंडियंस और हम पाकिस्तानी आपस में मिल के ही रहते हैं। तो हम उनके बारे में भी, यहाँ पे जो इंडिया के जो भाई हैं उनके, उनसे भी जो है पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन, और उनकी इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपनी सारी कम्युनिटी के साथ जो है वो शेयर करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होंगी। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको बुनियादी तौर पे वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल टाइप का मैं नहीं बनाऊँगा कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, आई बिलोंग टू पाकिस्तान एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। लेकिन इंडिया के साथ मेरा एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप मेंटेन होगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी दोनों मुल्कों की अपनी अपनी है। तो मैं यहाँ पे इस चैनल के अंदर कोई किसी किस्म की सियासी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जी सियासी बातें आपने टॉक शोज़ के अंदर बहुत देखी होंगी। मुर्गों की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई, और
डिफरेंट जानवरों की लड़ाइयाँ आप देखते रहे थे, अब काफ़ी अरसे से टीवी के ऊपर आपको सियासतदानों की लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। तो वो मेरे ख़्याल से वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं बड़े ऐसे तरीके से कर रहे हैं, तो जिनको वो लड़ाइयाँ और वो धींगा मुश्ती देखने का शौक़ हो, तो वो मेरे भाई वो खुला हुआ है चैनल ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं जो इस चीज़ों के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोवर्शियल चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, सियासी बातें नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, चाहे वो मुल्कों के बारे में हो, चाहे वो जगहों के बारे में हो, चाहे वो जानवरों के बारे में हो, सी क्रिएचर्स के बारे में हो, एनिमल्स के बारे में हो। कुछ लोग हैं जो डॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, जो कैट्स के बारे में चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि जी वो मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में मालूमात क्या हों, कुछ लोग हैं जो दुनिया के अंदर जो अननोन या रैंडम फैक्ट टाइप की जो चीज़ें हैं वो शेयर करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर शेयर करेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। अब क्योंकि ये पहली वीडियो है तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप उसको मेरे साथ देखिएगा। इंशाल्लाह आपको शारजा घुमाएंगे, आपको ज़रूर। मैं यहाँ पे इस वक्त शारजा में मौजूद हूँ। शारजा बहेरा कॉर्निश के एरिया में मैं हूँ इस वक्त। तो ये व्यू है आजकल शारजा का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर देख के अच्छा लगेगा। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये मजाज पार्क है। यहाँ पे शारजा का ये मेन समझ लीजिए कि कोर रेजिडेंशियल एरिया है और ये सबसे खूबसूरत एरिया भी समझा जाता है यहाँ का। जो लोग दुबई के बारे में जानते हैं या दुबई के इन्होंने वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक फेमिलियर होंगे। तो यहाँ से अब मैं कॉर्निश की तरफ जाऊँगा। सिग्नल पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं अभी। सो रेड क्रॉसिंग मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ इस वक्त। दुबई के अंदर ट्रैफ़िक के कवानीन काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, तो इस वजह से बेहतर यही समझा जाता है कि हर इंसान एक डिसिप्लिन के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारे। डिसिप्लिन के साथ ही लोग हर काम करते हैं और डिसिप्लिन की ही जो है वो आपको ट्रैफ़िक के अंदर भी नज़र आता है। रोड क्रॉस करने के लिए कहीं से भी नहीं क्रॉस कर सकते। ज़रूरी यही समझा जाता है कि आप जो सिग्नल हैं या जो क्रॉसिंग एरियाज़ हैं वहाँ से ही करें, क्योंकि इस दौरान अगर पुलिस अगर आपको देख रही है, कई जगहों पे सर्विलेंस कैमरास भी लगे हुए हैं और कई जगहों पे अगर पुलिस देख रही है तो वो आपको लाजमी फ़ाइन भी करेंगे। तो ये जी मैं इस वक्त एंटर हो रहा हूँ अलमजाज के वाटर फ्रंट एरिया के अंदर। ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत जगह बनाई है बच्चों के लिए। यहाँ पे एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे शाम का वक्त है, यहाँ पे सूरज ढल रहा है, तो लाइट्स इन्होंने ऑन करना शुरू कर दी हुई हैं। यहाँ की मैं राहदारी में से गुज़र रहा हूँ, तो आप लोगों को यकीनन देख के ये अच्छा लग रहा होगा। ये जो ऊपर इन्होंने ये शेड्स बनाए हुए हैं ये कपड़े के हैं, जिसे हम आम ज़बान के अंदर और सादा अल्फाज के अंदर हम तिरपाल कहते हैं, लेकिन ये एक ख़ास मटेरियल होता है जिसके जिसका फ़ायदा ये है कि इसमें आग जल्दी नहीं लगती है। अल्लाह ना करे अगर आग भड़कती है तो इसको आग नहीं पकड़ती जल्दी। तो ये जी एरिया है बच्चों का प्ले लैंड है। यहाँ पे छोटा सा बनाया है इन्होंने ताकि बच्चे यहाँ पे आके जो है ना फ्री टाइम के अंदर यहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह यहाँ पे जो है ना हासिल कर सकें। कोरोना के दिन है तो आजकल इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फुटफॉल कम है, लोग इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे ही रात ढलेगी तो लोगों का आना जाना फिर भी काफ़ी हद तक शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बात आज से 1.5 साल पहले थी डेफ़िनेटली वो तो आजकल नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हालात बेहतर हों और यहाँ पे रौनकें दोबारा लगें। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा टाइम पास करते हैं। अब ये मेरी दाईं तरफ अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इन्होंने ना एक वाटर पार्क टाइप का छोटा सा एक सेक्शन बनाया हुआ है। बच्चे अंदर जाके तो गर्मी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे नहा के और इन शावर्स के नीचे जो है ना वो भीगते हैं और वो इसको एंजॉय करते हैं यहाँ पे इसको। फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको अब आगे दिखाता हूँ। आपने सामने से लोगों को गुज़रते हुए देखा होगा। यहाँ पे पास जो है ये जॉगिंग ट्रैक है इसके अंदर। तो शाम के वक्त जो है यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए आते हैं और
अपनी जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो अपनी लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पे आके अच्छा टाइम पास करते हैं। और ये ट्रैक उन्होंने पूरा 1 किलोमीटर का बना हुआ है। अगर आप मेरे से पूछें तो ये तकरीबन 800 मीटर का ट्रैक है। तो टू एंड फ्रो करके तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब ये बन जाता है, 1600 मीटर जिसे आप कह सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये बाउंसी ट्रैक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग यहाँ पे रेगुलर वॉक करने वाले हैं या जो लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो सड़क के ऊपर आपको मालूम है कि जो लोग दौड़ते हैं, विद द टाइम उनके जो नीज़ हैं उनके अंदर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बाउंसी ट्रैक जो है ये इस तरफ से इनको सहूलत देता है। ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जोड़ों की दर्दें वगैरह नहीं होती हैं स्पोर्ट्समैन को इसके साथ। यहाँ से अब मैं ये वाटर फ्रंट की एरिया की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको ये दिखाते हैं आगे ये एरिया किस तरह का है। ये ग्रीनरी जितनी आप देख रहे हैं यहाँ पे साइडों के ऊपर, ये सारी की सारी मैन मेड है। आपको मालूम है कि ये एक वक्त के अंदर डेजर्ट ही था पूरे का पूरा एरिया। तो इन्होंने अपनी मेहनत के साथ ये सारी की सारी चीज़ें अपने हाथों से, ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान से लेके गए, कुछ इंडिया से लेके जाके उन्होंने इसको आबाद किया और इसको सारे का सारा खूबसूरत बनाया है। तो ये मैं अब आगे जा रहा हूँ, ये एरिया यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और लोगों के कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे लोग बैठ के टाइम पास कर सकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और कॉफ़ीज़ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो चाय खाने अभी उतने ज़्यादा इन नहीं है, वैसे तो माशाल्लाह लाहौर के अंदर मैंने देखा है कि चाय खाना बने हुए हैं, अभी वहाँ पे लोग जाके चाय वगैरह पीते भी हैं, कॉफ़ी हाउसेस भी हैं। लेकिन सिर्फ अभी कुछ आप कहेंगे चुनिंदा जो ब्रांड्स हैं अभी वही यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो लोग चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी कैफ़ेज़ में जाके पीते हैं और टाइम पास करते हैं यहाँ पे। तो जी ये देखें, ये व्यू है इस वक्त। हवा हल्की हल्की चल रही है लेकिन हब्स काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त में। गर्मी के साथ थोड़ा मुझे भी फ़ील हो रही है गर्मी, पसीना भी आ रहा है। तो आप लोगों के लिए ये बना रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो ये अब मैं तकरीबन समझ लीजिए कि कॉर्निश के बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये कॉर्निश की जो मेन रीलिंग है मैं इसके साथ साथ इस वक्त चल रहा हूँ। ये माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे ये वाटर बोट्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, लोग इसको सेल्फ ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, पानी के अंदर जिन लोगों ने बोटिंग करनी हो वो इससे जो है ना एंटरटेनमेंट करते हैं। पानी यहाँ का अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहाने वाला ये नहीं है जगह, क्योंकि ये कॉर्निश इसको हम कहते हैं, इसको हम बीच नहीं कहते इसको। ये बीच दूसरे होते हैं जहाँ पे मतलब वो सैंडी जैसे एक होता है रेत के साथ आके, और आगे उसके बीच होता है। ये एरिया समंदर का हिस्सा काट के लेके आए हुए हैं, जो कि मतलब बीच के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, ये इमीडिएटली गहरा है थोड़ा। तो समंदर के इन्होंने व्यू उसको देने के लिए जो है ना इस चीज़ को अच्छा रखा हुआ है। मेरे बच्चे यहाँ पे ही रहते हैं, इस एरिया में मुझे तकरीबन रहते हुए इस वक्त तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इससे पहले मैं दूसरे एरिया में रहता था। यहाँ का बेनिफिट ये है कि बच्चे आराम से घूम फिर लेते हैं और फ्री टाइम के अंदर उनको खेलने के लिए पार्क्स भी करीब ही हैं। जी ये देखें, ये इस वक्त व्यू है पानी का, और शाम का सूरज ढल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि तकरीबन रात हो रही है। मैं मगरिब का थोड़ा पहले टाइम है जब मैं यहाँ पे इस वक्त आया हूँ। तो चलते हैं अब साथ साथ वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कॉर्निश के ऊपर लोग किस तरह से चल रहे हैं, लोग किस तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं और ये किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप पुराने नक्शों को देखें तो जो लोग पहले से काफ़ी कदीम दुबई यूएई को जानते हैं, इनफैक्ट नॉट दुबई, तो वो उन लोगों को मालूम होगा कि जो पुराना नक्शा था शारजा का और यूएई का, उसके अंदर शारजा बेसिकली प्रोमिनेंट था, उसके अंदर दुबई प्रोमिनेंट नहीं था। तो लेकिन ये कुछ इनकी अपनी कुछ चेंजेस आई जिसकी वजह से वो फिर दुबई को एक बूस्ट ज़्यादा मिला। और शारजा जो है वो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट एमिरेट तो है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वेल रिकॉग्नाइज ज़्यादा जो हैं वो दुबई ही है, क्योंकि दुबई की अपनी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो एक बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ की जो बिज़नेस बूम है उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा एक जो है ना दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। शारजा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं यहाँ पे घुमाने वाली।
तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम यहाँ पे विद द टाइम मूव करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक एक करके सारी की सारी दिखाएंगे। आज मेरा क्योंकि घर के बिल्कुल करीब तरीन था ये कॉर्निश का एरिया, तो मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले कॉर्निश को कवर करते हैं, इसके बाद फिर हम दूसरे एरियाज़ की तरफ जाना शुरू करेंगे। फॉरेनर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, आपने देखा होगा कि अभी भी मेरे पास से जो लोग गुजर रहे हैं कुछ वॉक करने वाले हैं और कुछ फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे जो है वो अपनी वकेशन गुजारने के लिए आए हुए हैं। मौसम यहाँ का गर्म है, तो जो ठंडे इलाकों के लोग होते हैं लाइक रशिया से या जो फार ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ से आते हैं, तो उन लोगों के लिए जो गर्म खिता है वो एक समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन होती है। वहाँ पे -30, -15, -10 इस तरह से टेम्परेचर्स के अंदर वो लोग रहते हैं। तो समझ लीजिए कि इन द पीक समर हम जिस तरह से गर्मी में परेशान हो रहे होते हैं वो लोग सर्दी से उकताए होते हैं। तो उनके लिए यहाँ के जो गर्म पानी है वो एक समझ लीजिए कि अल्लाह की एक नेमत है, जिससे ये लोग फिर महजूज़ होने के लिए यहाँ की तरफ रुख करते हैं। जैसे हमारे एशियंस जो हैं वो क्योंकि गर्म ही होता है हमारा, तो यहाँ से वो लोग आम तौर पे या तो अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जैसे पाकिस्तान में जाते हैं, और अगर बाहर जाना हो दूसरे मुल्कों में तो वो ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, ठंडे मुल्कों की तरफ रहना पसंद करते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जैसे इंसान के पास कोई एक चीज़ नहीं है तो वो अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो गर्म खित्तों के लोग होते हैं वो ठंडे इलाकों को फैसिनेट करते हैं कि यार ठंडी ज़िंदगी अच्छी है, वहाँ पे पसीना नहीं आता, उकताहट नहीं होती है। ठीक है, आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं लेकिन आपको वहाँ पे रहने में आसानी होती है। लेकिन जो गर्म खित्ते वाले लोग हो, जो सर्दी वाले जगहों में लोग रहते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि यार साल के मतलब 10 महीने जो है हमें समझ लीजिए कि एक तरह से बिल्कुल ठठर के ही रहना पड़ता है। ना उनको जिस्म में वो हरकत पैदा होती है, उनकी हरारत होती है, ना वो उस तरह से जो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। बड़ी एक लिमिटेड ज़िंदगी होती है सर्दी की भी, तो ये चीज़ है। तो वो ये फैसिनेट करते हैं कि यार खुली ज़िंदगी होगी, जोड़ ज़्यादा खुलेंगे, विटामिन डी की उनको कमी होती है, सप्लीमेंट से ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं मोस्टली। तो ये चीज़ है। चलते चलते मैं इस वक्त यहाँ पे वाटर फ्रंट के बिल्कुल पास आ गया हूँ। यहाँ पे ये इन्होंने कुछ बच्चों के लिए बनाई हुई हैं, स्पोर्ट्स कार्स हैं बच्चों के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं जिनके ऊपर खेलते हैं। साथ में ये देखें जिन कैफ़ेज़ की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मोल्टन चॉकलेट है, इसके अलावा TGI's फ्राइडे है, और कुछ और भी यहाँ पे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोग यहाँ पे बैठते हैं, शाम के वक्त खाना खाते हैं। अरेबिक लोगों का ये कल्चर है कि अपने काम से फारिग होने के बाद वो अपनी जो इवनिंग होती है वो फैमिलीज़ के लिए गुजारते हैं, पूरे का पूरा डिवोट होती है उनकी इवनिंग्स। हमारा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दो तरह के कल्चर हैं। एक तो ये होता है कि जब आपको काम नहीं है, आप एक जॉब से आ गए हैं जब, तो आप किसी दूसरी जॉब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का शौक़ होता है, या जो चाहते हैं कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक बात है, लेकिन वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जितने एक्सपेंसेस पाकिस्तान के अंदर हैं उनको पूरा करने के लिए वो लोग दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं। या फिर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो बाहर बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं। यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है, यहाँ पे फैमिलीज़ सभी निकलती हैं, मर्द हजरात भी निकल आते हैं, ख़वातीन भी निकल आती हैं। तो वो अपना टाइम पास जो है वो यहाँ पे बैठ के फैमिलीज़ करती हैं, अच्छा टाइम गुजारते हैं। इससे ये होता है कि जो फैमिली बॉन्ड है वो भी उनका कायम रहता है, और जो स्ट्रेस जॉब्स की होती है, जो सारा दिन के अंदर उन्होंने स्ट्रेस ली होती है, उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो निजात हासिल कर लेते हैं। तो जी वॉक करते करते अब मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। यहाँ से अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो ट्रैक है उसकी तरफ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बाकी का जो कॉर्निश का एरिया है। आई होप कि आप लोगों को इन्जॉय यहाँ पे कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे अगर पूछनी हो तो आप कमेंट्स के अंदर लाजमी मैसेज करके मुझे पूछिए। आपने अपनी कोई राय देनी हो या अगर आपने अपने तासुरात लिखने हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखिए। आपकी इनपुट्स जो हैं वो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए जो है वो हेल्पफुल भी होंगी, और मुझे ये भी पता लगेगा कि आपको इसके बारे में कैसा लगे देख के। तो ये चीज़ है, चलते हैं अब हम आगे देखते हैं।
शाम तकरीबन होने को है। जिस वक्त मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त थोड़ा बहुत सूरज अभी ढल रहा था। तब तकरीबन मगरिब के टाइम के हम पास पास हैं, लाइट चलनी शुरू हो गई हैं। ये आप देखें, ये नूर मस्जिद है यहाँ की, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मैं काफ़ी दूर से क्लोज़अप करके इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। करीब से जाके देखें तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पे रमज़ान के अंदर क़ियामुल लैल होती है। रात के वक्त लोग मिडनाइट को यहाँ पे आते हैं, आधी रात के वक्त, लगभग समझ लीजिए 12 बजे एग्जैक्टली। और आजकल तो जो सिचुएशन है उसके अंदर तो 1 घंटा ही यहाँ पे इबादत करते हैं। लेकिन आमतौर पे ये होता था कि फ़जर की नमाज से पहले तक यहाँ पे रहते थे। रात भर क़ियामुल लैल होती है, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर हम जिसको शबीना कहते हैं। तो सारी रात लोग तहज्जुद के जो नफ़ल पढ़ते हैं वो एक साथ ही यहाँ पे पढ़ते हैं, नवाफिल होते हैं, तहज्जुद की नमाज़ होती है। उसके अलावा जो इशा के आखिरी वितर रह गए होते हैं वो लोग वो पढ़ते हैं। इस तरह से अपना टाइम पास करते हैं यहाँ पे रमज़ान के अंदर। अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें उनके ऊपर नाजिल करें। मस्जिदों के अंदर यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा समा होता है। पाकिस्तान के अंदर भी हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है लगभग आधी, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कल्चर। लेकिन रमज़ान के दौरान जो यहाँ पे कल्चर है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा खुला होता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छी होती हैं यहाँ पे लाइफस्टाइल। लोग एक दूसरे की कदर कर रहे होते हैं। हुकूमत की तरफ से भी कैंप्स लग जाते हैं जिसके अंदर फ्री लोगों को इफ़्तार करवाया जाता है। फ्री इफ़्तार का तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी कॉन्सेप्ट है, जगह जगह के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ओपनली हर जगह पे वहाँ पे नहीं अभी है, और ख़ास तौर पे हुकूमती सरबराही के अंदर वो नहीं है ऐसी चीज़ें। लोग प्राइवेटली अपने अपने तौर पे कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हुकूमती सतह के ऊपर हो रही होती हैं। कुछ लोग प्राइवेटली उसके अंदर अपने इनपुट डाल रहे होते हैं, और कुछ लोग जो गवर्नमेंट होती हैं वो ख़ुद भी इन चीज़ों की सरपरस्ती कर रही होती है, और अपनी सर जो सुपरविज़न होती है उसके अंदर ही चला रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो ये अब मैं इस वक्त दोबारा ट्रैक की तरफ मूव कर रहा हूँ। जो जॉगिंग ट्रैक मैंने आपको शुरू में दिखाया था, तो यहाँ से हम जो है अब थोड़ा सा वॉकिंग मैं इसके ऊपर ट्रैक के ऊपर करूँगा, और यहाँ से फिर हम आगे चलते जाएंगे। सूरज ढल रहा है, मगरिब तकरीबन होने को है, तो लाइट्स वगैरह जलनी शुरू हो गई हैं सारी की सारी। ये देखें, ये जो आप नीचे ये रोड देख रहे हैं, ये सड़क जिसे आप समझ लीजिए, या जिसको हम ट्रैक, बेसिकली तो ये ट्रैक है, समझाने के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो ये बाउंसी ट्रैक इसको बोलते हैं। ये एक ख़ास मटेरियल होता है जिसके अंदर रबर मिक्स होता है, तो उसके साथ ये इन्होंने बनाया हुआ है। इससे ये है कि ये सख्त नहीं होता सड़क की तरह, या कंक्रीट का ये नहीं बना होता, तो उसकी जितना सख्त नहीं होता, इसमें थोड़ा बाउंस होता है, जिससे आपके जो घुटने होते हैं ना उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता स्पोर्ट्समैन के। तो ये चीज़ है, ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, ये फिटनेस भी मेंटेन रखता है लोगों की, और उनकी जो जॉइंट्स होते हैं, जो उनके जोड़ होते हैं, उनके ऊपर भी असर नहीं करता। माशाल्लाह ये ग्रीनरी आप साइड पे देख रहे होंगे, ये फूल वगैरह, इसको ज़्यादातर जो मेंटेन कर रहे होते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। बलदिया हम जिसे कहते हैं, म्यूनिसपैलिटी, लोकल म्यूनिसपैलिटी के अंदर यहाँ पे काम करते हैं। मेजॉरिटी में आज तक जितने लोगों को देखा है जो माली का काम कर रहे हैं, गार्डनर्स का, वो हमारे पाकिस्तानी भाई ही हैं। वो सुबह लगभग समझ लीजिए कि आई थिंक 5 बजे आ जाते हैं वो लोग, फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही यहाँ पे आके उन्होंने लुक आफ्टर करना शुरू कर देते हैं, और दोपहर को 12 बजे तक वो यहाँ पे ही रहते हैं। इस तरह से शिफ्ट दूसरी होती है जो शाम में इनको लुक आफ्टर करते हैं। अ, बहुत मेहनती लोग हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का अजर दे। बहुत मेहनत कर रहे होते हैं गर्मी के अंदर। यहाँ पे जब 12 बजे उनके ड्यूटी का टाइम जिस टाइम में ख़त्म होने को होता है, बेचारे पसीने से शराबूर होते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। यहाँ की इन्होंने अच्छी चीज़ जो की हुई है, वो जितना भी निज़ाम है यहाँ पे, ये अपना जो इरिगेशन है उन्होंने सारा खुद बिछाया हुआ है। साइडों में इन्होंने जितनी ज़मीन होती है इसके अंदर, जिस वक्त कोई भी पार्क, कोई भी एरिया, कोई भी टाउन जब प्लान कर रहे होते हैं, तो इरिगेशन का और पानी का जो फ़्लो होता है उसको पहले दिमाग के अंदर रख के ये बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाउन प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। हर चीज़ को प्लान करके बनाया जाता है, तो ये पानी का फ़्लो भी इसी वजह से पहले से प्लान्ड होता है। तो ये ना पाइपों के थ्रू जो है वो पानी पूरे का पूरा पाइप जो प्लास्टिक के होते हैं, पीवीसी पाइप्स,
ये उनको स्प्रेड आउट कर देते हैं पूरी की पूरी लैंड के अंदर, और उसके अंदर जगह जगह पे स्प्रिंकलर लगे होते हैं। ठीक है। तो उससे जो है ये पानी को सारी जगह को सैराब करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सहरा तो था ये एक टाइम में, तो बाकायदा ज़मीन में से यहाँ से पानी नहीं निकलता, अभी भी नहीं निकलता उस तरह से। तो उस वजह से जो पानी देने का या इरिगेशन होती है, जो सैराब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए पाइपिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये पानी के पाइपों के साथ ये इसको मेंटेन करते हैं, और इसी के थ्रू ही जो है ये पानी सारे का सारा जो है वो सारी जगहों पे पहुंचाते हैं जो पौधों को मिलते हैं। अब दूसरी जो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे पानी के इस्तेमाल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस होता है। पानी को ज़ाया किसी हद तक जो है वो करने से बचाने की कोशिश की जाती है। उसके अंदर सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है कि जो मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं ये लोग शावर के लिए, नहाने के लिए, इवन फ़िल्टर करने के बाद पीने के लिए, उस पानी को ये पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पौधों के लिए जो हम सीवरेज वाटर पानी जो घरों में से निकलता है सीवरेज का, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पानी फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर जाता है, वहाँ से जो उसके अंदर से जो जितना फुजला होता है या जितनी भी गंदगी होती है, उसको प्रोसेस करके उसको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट उसमें से अलग कर दी जाती है, और जो फ़िल्टर्ड पानी होता है वो दोबारा से जो है ना वो फ़्लो उसका दूसरी पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं। अब उसके अंदर पानी, वो जो पानी है वो पीने के लिए काबिल नहीं होता, क्योंकि डेफ़िनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो पानी गंदा होता है। तो उसको उन्होंने दोबारा रीप्रोसेस किया होता है, लेकिन रीप्रोसेस करने के दौरान वो पाक नहीं हुआ होता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो पार्क्स हैं, पार्क्स और जो पौधों के लिए इस्तेमाल करना होता है उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और इन जगहों के ऊपर उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके 2 फ़ायदे उनको होते हैं। पहला फ़ायदा तो उनको ये है कि मीठा पानी उनका जहाँ तक हो सकता है बच जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर यहाँ पे थोड़ा-सा रेयर है यूएई के अंदर। उस वजह से पानी यहाँ पे उसको जो है वो बिकता ही है जी, यहाँ पे फ्री में पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो उसकी जितनी से ज़्यादा जो है ना उसको कंज़र्वेटिवली इस्तेमाल करते हैं लोग, ताकि उसको बचा सकें, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ये बात है। तो एक तो फ़ायदा इसका ये होता है कि जो अपना ज़ात मीठा पानी होता है या जो साफ़ पानी है उसका इस्तेमाल बच जाता है। दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है कि ये जो पानी सीवेज का आता है इसके अंदर नेचुरली जो है ना ये खाद के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। वो तमाम अज्ज़ा, वो तमाम मिनरल्स या वो तमाम चीज़ें जो कि पौधों को चाहिए होती हैं खाद के तौर पे, वो पानी इनको वो चीज़ें भी मुहैया करता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो फलते फूलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी अगर हम इस चीज़ को कभी गवर्नमेंट कोई प्लान करे और इन चीज़ों की तरफ अगर ध्यान दे तो बहुत सारा पानी हम बचा सकते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर पानी का एक मसला चल रहा है आजकल। तो उस मसले को हल करने का जो एक वाहिद तरीका मेरी नज़र में है वो पानी की प्लानिंग है। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो ये उन्होंने काफ़ी साल पहले इस मामले को हल कर लिया था। दुनिया के अंदर डिफरेंट खितों के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीक़ों के साथ सॉल्व किया जाता है। तो कोई भी अगर उनको स्टडी करना चाहे तो उनको स्टडी करके उसको अपने इलाके के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करके उससे फ़ायदा ले सकता है। अब कैसे उससे फ़ायदा लेते हैं ये लोग, यूरोप के अंदर कैसे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया था, वो ऐसे था कि वहाँ पे हर घर के अंदर ना 2 पानी की लाइन्स आती हैं, एज़ फार एज़ आई नो, जितना मुझे मालूम है। एक जो होती है वो पीने वाले पानी की होती है और एक सीवरेज वाटर की होती है। पीने वाला पानी वो होता है जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे पीने के लिए, और दूसरा जो होता है वो पानी सीवरेज का होता है। ये वही पानी होता है जो ऑलरेडी हमारे वॉशरूम्स में से, हमारे किचन्स में से गया होता है। उस पानी को ट्रीटमेंट करते हैं उसको थोड़ा फ़िल्टर करते हैं, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, और वो वॉशरूम्स में आ जाते हैं। सो वो जो हमने वॉशरूम के अंदर दोबारा फ्लश आउट करना है वो वही पानी जो है वो उसको पानी को, कचरे को, जो आपका फुजला होता है उसको बहा के ले जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि उनका जो मीठा पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए अवेलेबल रहता है, और जो ऑलरेडी जो पानी ज़ाया हुआ है उसी को ही दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाए तो मेरे ख़्याल से तो ये एक काफ़ी बेस्ट आइडिया रहेगा। और जितनी हमारी पॉपुलेशन है अगर हम उसका इस्तेमाल देखें तो समझ लें कि आधा पानी तो हमने इधर से ही अपना बचा लिया।
डेफ़िनेटली इसकी अपनी कुछ अपफ्रंट कॉस्ट होंगी, इसके कुछ प्लस माइनसेस होंगे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हमारे जैसे पाकिस्तान है उसके अंदर थोड़ा मुश्किल होगा करना। लेकिन अगर इसको एक प्रॉपरली प्लान करके किया जाए तो डेफ़िनेटली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। मैं अपने घर के पास इस वक्त आ गया हूँ, मैं दोबारा मेन रोड पे आ गया हूँ उस एरिया से निकल के। तो अपनी गाड़ी की तरफ अब मेरी जाने की तैयारी होगी। यहाँ से हम एक दफ़ा वॉक इधर से करेंगे और उसके बाद हम वापसी के लिए तैयारी करेंगे फिर जाने की। अ, ये किड्स एरिया जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसी की बैक साइड पे हूँ मैं, मेन रोड के ऊपर। यहाँ से थोड़ा दूरी मेरा घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। अ, म, आप अगर इन बिल्डिंग्स को देखें तो आपको हैरानी होगी कि एक-एक बिल्डिंग लगभग समझ लीजिए कि 30-30, 40-40 मंजिल एक बिल्डिंग है। 40 मंजिल बिल्डिंग का अगर आप एवरेज देखें तो लगभग एक, अगर आप एक फ्लोर पे 10 घर देखें तो 40 मंजिल की बिल्डिंग के अंदर 400 घर बन जाते हैं। 400 घरों का हमारे वहाँ पे बाकायदा एक पूरा इलाका होता है। समझ लीजिए कि उन्होंने अपने इलाके को, अपनी ज़मीन को हॉरिज़ॉन्टली फैलाने की बजाय ऊपर की तरफ वर्टिकली इसको फैलाया है, जिससे फ़ायदा ये है कि इनकी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा बच जाती है इन लोगों को। टाउन प्लानिंग करने में भी आसानी रहती है कि वो जो नेटवर्क उन्होंने पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का फैलाना था, इतने बड़े एरिया के अंदर, वो छोटे एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सँभाल लेते हैं। एक तो थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा लोग इसमें कवर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे रिसोर्सेज़ उनको हर जगह पे इतने ज़्यादा फैला के देने नहीं पड़ते। तीसरे नंबर पे ये है कि वो ज़मीन दोबारा किसी और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक हाई राइज़र्स का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। हाई राइज़र का मतलब है ऊँची इमारतें। ऊँची इमारतों का कॉन्सेप्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं है। गली मोहल्ले के अंदर भी लोग 2 से 3 मंजिल तो बना लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली प्लान करके प्लाज़ाज़ और रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स ख़ास तौर पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर हम वहाँ पे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें, जो हमने यहाँ से सीखा है हाई राइज़र्स का, तो हम पाकिस्तान की बहुत सारी ज़मीन बचा सकते हैं। आपको मालूम है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो ज़मीन आजकल समझ लीजिए ऐसे जैसे पाकिस्तान की ज़मीन खा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो ज़रूरी ज़मीन है वो सारी की सारी घटती जा रही है और कमर्शियल वहाँ पे सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। अब जो एक सादा किसान है वो बेचारा सोचेगा कि यार मैंने अगर सारा साल मेहनत करनी है, 1 साल के अंदर 2 या मैक्सिमम मैं 3 वहाँ से फसल 1 साल में लूँगा। तो कितना मैं बचा लूँगा उससे। उस चीज़ को देखते हुए जब वहाँ पे सोसाइटीज़ आती हैं तो अपनी ज़मीन फौरी तौर पे बेच देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा उनको मिल जाता है उससे ज़मीन का। लेकिन नुकसान ये होता है कि अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अगर एक डेवलप होती है, तो ज़मीन एक्वायर करने से लेके उसके प्रॉपरली डेवलप होने में लगभग 10 से 20 साल लग जाते हैं। इन 10 से 20 सालों के अंदर अब दोबारा वहाँ पे काश तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्लॉट्स बन गए हुए हैं और वो प्लॉट बन के पड़े रहते हैं। सो ज़राअत भी नहीं हो रही और नई जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने बिल्ड होने के लिए भी टाइम लेना है। उससे 2-3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो आपकी ज़रई ज़मीन कम होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, जिसका अल्टीमेटली नुकसान ये होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर खुराक की जो है वो कमी हो जाएगी। और दूसरा उसका नुकसान जो होगा वो ये होगा कि हमें ज़मीन कम होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पे हाई राइज़र्स को यूज़ किया जाए तो मेरे ख़्याल से वो अपनी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं लोग यहाँ पे। तो जी शाम हो चुकी है। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से वापसी की। तो इंशाल्लाह अब हम यहाँ से निकलते हैं। लाइट्स के अंदर आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से दिखता है।
तो जी वो जो एरिया जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये शाम के व्यू है यहाँ पे विद द लाइट्स। लाइट्स के साथ ये किस तरह से दिखता है ये आप देखिए अब यहाँ पे इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सारे का सारा देख के। अपने व्यूज़ और अपने कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये एक नया सेटअप चल रहा है, इसमें आपकी इनपुट और आपकी मदद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए प्लीज़। जी तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सफ़र मेरे साथ अच्छा लगा होगा। शारजा के अंदर जो बुहेरा कॉर्निश का एरिया है, यहाँ पे आज हम घूमे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं अच्छी लगी होंगी या जो आपको लगता है कि बेहतर होनी चाहिए, वो आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको दोबारा लेके जाएंगे, मैं उसके बारे में आपको दोबारा से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी कुछ राय हो या आपने अगर अपना फ़ीडबैक देना हो तो आप कमेंट्स के अंदर लाजमी दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको इसके अंदर से और भी ज़्यादा वीडियोस दिखेंगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे नई चीज़ें अपडेट होना शुरू होंगी तो आप इसको पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने भाई दीदी भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।